मॉनसून के सीजन में आपने देखा होगा कि अचानक आसमान से एक चमकदार लकीर फटती है और उसके कुछ ही पल बाद गूंजती है एक डरावनी गड़गड़ाहट। और यकीन मानो दोस्तों, ये प्रकृति का एक विद्युत युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई हथियार नहीं होता, पर ऊर्जा इतनी कि एक सेकंड में अरबों बल्ब, करोड़ों लाइट और लाखों एसी को जला सके। और प्रकृति के इस महायुद्ध को कहते हैं लाइटनिंग या बिजली। शायद किसी भी प्राकृतिक घटना ने इतना डर, आश्चर्य और रोमांच पैदा नहीं किया होगा जितना बिजली के कड़कने से और बादलों की गर्जना से उत्पन्न होता है। ग्रीक लोग ये मानते थे कि बिजली ईश्वर का दंड है, जिसका प्रहार वो उस प्राणी या वस्तु पर करते हैं जिसके ऊपर वो क्रोधित हो जाते हैं। ग्रीक और रोमन पीपल इसे भगवान जुपिटर का दंड मानते थे। वास्तव में बिजली क्या है? विज्ञान की प्रगति से आज हमने ये जाना है कि बिजली यानी कि तड़ित की उत्पत्ति एक प्राकृतिक घटना है। अवकाशी बिजली का जन्म कॉम्बिनोमिन्स क्लाउड नाम के बादलों में होता है। जब इन बादलों के बीच घर्षण या टकराव होते हैं, तब उनके एनर्जी प्रवाह किसी दूसरी अपोजिट एनर्जी से अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के साथ टकराते हैं और लाइटनिंग उत्पन्न होती है, जिसे हम आसमानी बिजली कहते हैं। बिजली के बारे में जानने के लिए हमें उसके प्रकार समझने होंगे। तो आसमानी बिजली के मुख्य 3 प्रकार है। पहला है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। जब एक ही बादल में आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टकराते हैं तो उनमें एक लाइटनिंग, एक बिजली पैदा होती है और इसे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग या स्ट्रीट लाइटनिंग भी कहते हैं। इसका प्रकाश धरती पर दिखाई नहीं देता। दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। 2 अलग अलग बादलों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब संपर्क में आते हैं तो एक अवकाशी स्पार्क या लाइटनिंग उत्पन्न होती है। ऐसी बिजली का प्रकाश हमें पृथ्वी से कई बार दिखाई देता है तो कई बार नहीं। तीसरी है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। जब बादलों के नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जमीन पर किसी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर एक लाइटनिंग रूट बनाते हैं तो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग उत्पन्न होती है। इसे हम जमीन पर बिजली गिरना भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक आपने समझ लिया कि बिजली सेम बादल में या बादल से बादल के बीच या बादलों से जमीन के बीच रूट बनाकर एक स्पार्क की तरह जनरेट होती है। लेकिन अब सवाल है कि इसका जनरेटर आखिर कौन है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इस बिजली का सर्जन करती है? तो जैसे दोस्तों मैंने आगे बताया ना कि बिजली के पैदा होने में चार्ज पार्टिकल जिम्मेदार होते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या है? तो हमारी प्रकृति में या पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण के पास एक चीज होती है जिसे हम चार्ज कहते हैं। यानी ये विद्युत के आवेश होते हैं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं जबकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और अपने जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के सभी चार्ज जब एक जगह पर बादलों में जमा हो जाते हैं तो उनके बीच बहुत तनाव पैदा होता है जिसे वोल्टेज कहते हैं। और यही तनाव बिजली की जननी है। सोचिए, जब बादलों में करोड़ों करोड़ों लीटर पानी की बूंदें होती है या बर्फ होता है या हवा के कण होते हैं और जब इनमें घर्षण होता है तो ये घर्षण ऐसा ही रिएक्ट करता है जैसा हम पृथ्वी पर हमारे कपड़ों को रगड़कर प्लास्टिक की चेयर में बैठकर किसी को छूने से पृथ्वी पर रिएक्ट करते हैं। इसमें जब हम पृथ्वी पर घर्षण पैदा करते हैं तो हमारे बॉडी के चार्ज पार्टिकल का चेयर के साथ आपले होता है और सामने वाले को करंट लगता है। ठीक वैसा ही घर्षण जब बादलों में बड़े पैमाने पर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये दोनों ही चार्ज जब अपने ऑपोजिट चार्ज के संपर्क में आते हैं तो लाइटनिंग की एक इतनी बड़ी लकीर खींच जाती है जिसमें अपार शक्ति होती है और बहुत ही ज्यादा यानी कि हजारों वोल्ट का पावर होता है, जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग या बिजली। अब दोस्तों, बिजली को बनने के लिए सिर्फ ये चार्ज काफी नहीं है, बिजली को फूटना भी पड़ता है। मतलब कि बिजली वैसे तो आसमान में हवा में ट्रैवल नहीं कर सकती। हम सब जानते हैं कि हवा बिजली का अवरोधक है यानी कि इंसुलेटर है। और थैंक गॉड कि हवा बिजली की वाहक नहीं है, वरना अगर हवा बिजली की कंडक्टर होती तो हमें रास्ते में आते जाते चलते घूमते फिरते कहीं पर भी बिजली धड़ाम से अथड़ा जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर हवा के माध्यम से बिजली क्यों गिरती है? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि जब भी
ये चार्ज पार्टिकल इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो हाई वोल्टेज पैदा करने लगे, और जब वोल्टेज 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि 30,000 वोल्टेज से ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, तब ऐसे करंट को हवा रोक नहीं पाती, और इस हालात में हवा इंसुलेटर के रूप में नहीं लेकिन कंडक्टर के रूप में बिहेव करती है। और ऐसा तब होता है जब हवा पर ही हाई वोल्टेज प्रेशर क्रिएट होता है, तो हवा में मौजूद जो गैस होती है वो आयनित यानी कि आयनाइज बन जाती है, क्योंकि इतने वोल्टेज में हवा भी आयनाइट होकर प्लाज्मा का रूप ले लेती है और बिजली के करंट के लिए एक नदी की धारा के समान बन जाती है और पृथ्वी के ऑपोजिट चार्ज के ऊपर बिजली का वहन करवाती है। ऐसे जब इन चार्जेस में बहुत ही हाई वोल्टेज, कितने तो 30,000 वोल्टेज से ज्यादा हो जाते हैं, तब हवा भी बिजली के लिए कंडक्टर बन जाती है और वो बिजली हवा के आर पार भी पृथ्वी पर आ गिरती है। और जब ये बिजली हवा के थ्रू होकर गुजरती है तो हवा को चीरते हुए 30,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान उससे आर पार हो जाता है, और वहां पर हवा का एक जोरदार थोड़ी देर के लिए प्रेशर, एक दबाव पड़ता है, और इतनी गर्मी से हवा कॉम्प्रेस होकर बाद में बहुत ही दबाव के साथ एक्सप्लोर होती है, जिससे धमाके की गर्जना या आवाज आती है, जिसे आम भाषा में हम बादल का गरजना कहते हैं। यह बिजली करीब 4 से 5 किलोमीटर तक लंबी होती है, और इसकी जो फ्लैश होती है वो 1 या 2 इंच तक चौड़ी होती है, और इसमें 10 करोड़ वॉट के साथ करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, जो सूरज के सरफेस के टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। इनफैक्ट सूरज की सरफेस से 5 गुना से अधिक गर्म, क्योंकि आवाज की स्पीड प्रकाश की स्पीड से बहुत कम होती है, इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और गर्जना बाद में सुनाई देती है। अगर आप बिजली दिखने और आवाज सुनने के बीच 5 तक की गिनती गिन लेते हैं तो समझो वो बिजली आपसे 1 मील तक की दूरी से गिरी है, क्योंकि ध्वनि को 1 मील तक की दूरी का सफर तय करने में करीब 5 सेकंड लगते हैं। दोस्तों, कई बार हमें बिजली तो दिखाई देती है लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 माइल दूर से भी दिखती है, लेकिन आवाज सिर्फ 12 माइल दूर तक की ही सुनाई देती है, अगर वो बहुत ही तेज ना हो तो। दुनिया भर में करीब 24,000 लोगों की मौत हर साल बिजली के गिरने से होती है, तो फिर बिजली से कैसे बचे? बिजली या थंडरस्टॉर्म में बचने का सबसे आसान तरीका है घर में रहे, और अगर आप कहीं पर बाहर है तो फोन या अपने सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों को स्विच ऑफ कर दे, और खुले मैदान में और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल ना खड़े रहे, और किसी इमारत का आसरा ले। अब सबसे आखिरी सवाल कि क्या हम आसमानी बिजली का संग्रह कर सकते हैं? तो फिलहाल तो नहीं, अभी हमारे पास ऐसे कोई भी साधन नहीं है कि ऐसा हम कर सके, और अवकाशी बिजली तो 1 सेकंड से भी कम समय में गिरकर ऊपर उठ जाती है, और अगर हम ऐसा कोई यंत्र बना भी ले तो हम उसके बहुत ही मामूली से हिस्से को भी शायद कैच कर पाए। इसलिए ये काम बहुत ही मुश्किल भरा और पेचीदा है। इससे अच्छा कि हम अपने पैसे और हमारा समय सोलर ऊर्जा की वृद्धि में लगा दें। वो भी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिसे आज हम संग्रह कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर प्रतिदिन करीब 30 लाख बार बिजली कड़कती है, लेकिन ये सभी बिजली जमीन पर नहीं टकराती। इनमें से सबसे ज्यादा तो बादलों से बादलों पर गिरती है, और हमें बस उनकी आवाज ही सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप सेल्फ मोटिवेशन और साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट hititsgiri.com पे जाएं, जहां पर आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।